नमस्कार, जय हिंद। आप लोगों को याद होगा, हमने आपको 100 प्लस टॉपिक नोट कराया है कि अगर बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा पास करना चाहते हैं तो इन लगभग 100 प्लस टॉपिक को आप कवर कर लें तो आपका रिजल्ट जो है वो हो जाएगा। तो उन 100 टॉपिक को, जी हाँ, आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट भी किया कि आप ही करा दो इन 100 टॉपिक को, या कुछ लोगों ने ये भी कमेंट किया कि मैं कहाँ से इन टॉपिक को चूज करूं। तो देखिए, आप खुद से भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा ये जटिल नहीं है कि आप खुद से नहीं कर सकते हैं। सामान्य जो भी किताबें हैं उसमें दिया हुआ है ना। हाँ, चीजें थोड़ी सी डिटेल में आपको जाननी पड़ेगी क्योंकि आप सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में शामिल हो रहे हो। तो आइए, आज से हम उन 100 टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिसमें आज पहला टॉपिक हम प्राचीन इतिहास का उठाए हैं और उसमें हम सिंधु सभ्यता, आप पिछले सालों के प्रश्नों को उठा करके देख लें। सिंधु सभ्यता से प्रत्येक वर्ष प्रश्न आए हैं, मतलब जब भी परीक्षा हुआ है तो सवाल सिंधु सभ्यता से आए हैं। तो आइए, आज के इस वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, आधे घंटे के आसपास का वीडियो होगा लगभग। तो धैर्य बना करके और चीजों को नोट करते जाइएगा। दो चीज मैं फिर क्लियर कर दूं। पहली बात, जो नए हैं तो वो कम से कम सब कुछ नोट कर लें, और जो पुराने हैं, जो पीडीएफ वाले ग्रुप से जुड़े हैं, उनको नोट करने की आवश्यकता नहीं है। क्लास समाप्त होने के बाद उनको जो ग्रुप बना हुआ है उसमें उनको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा ताकि उनको रिवीजन करने में आसानी हो। रही बात कि अब पीडीएफ वाले ग्रुप में जुड़ेंगे कैसे, तो पीडीएफ वाले ग्रुप के जोड़ने के लिए उसमें आपको टेलीग्राम से ज्वाइन होना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां जाकर के आप जुड़ सकते हो और देख सकते हो। तो चलिए, अब हम शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए हुए। तो आज का टॉपिक अपना होने वाला है सिंधु सभ्यता। इसी को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो अगर कभी हड़प्पा सभ्यता आपको मिल जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसी का नाम आपका हड़प्पा सभ्यता भी है ना। इसी का नाम आपका हड़प्पा भी मिलता है, हड़प्पा सभ्यता मिलता है। अच्छा, सिंधु सभ्यता पहले इसका नाम पड़ा, क्यों? क्योंकि इसके जो स्थल जगह खोजे जा रहे थे वह खोजे जा रहे थे सिंधु नदियों के आसपास, ठीक। लेकिन बाद में देखा गया कि अन्य नदियों के आसपास भी इसके स्थल जो है वो मिलने शुरू हो गए। तब जो इतिहासकार थे उनमें मतभेद हुआ, कहा कि नहीं, ये नाम सिंधु सभ्यता जो है वो परफेक्ट नाम नहीं है, क्योंकि केवल सिंधु नदी के किनारे ही तो नहीं मिले हैं। देखिए, मांडा है ना, फिर आपको आलमगीरपुर, तो ये सब तो सिंधु नदी के किनारे नहीं है। तब सिंधु सभ्यता क्यों? तब इसका बाद में नाम पड़ा कि भैया इसका जो परफेक्ट नाम है वह हड़प्पा सभ्यता रखा जाए। तब लोगों ने कहा कि क्यों हड़प्पा सभ्यता, क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो खोजा गया स्थल सिंधु सभ्यता का वह था हड़प्पा। हड़प्पा है ना। हड़प्पा की खोज वर्ष 1921 में, नोट करते जाएंगे, वर्ष 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया है। तो प्रश्न ये भी बनता है कि हड़प्पा की खोज कब हुई? वर्ष 1921 में। किसने किया? तो दयाराम साहनी ने। अच्छा, हड़प्पा है कहां में? भारत में कि पाकिस्तान में? तो ध्यान देना है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, ये भी सिंधु के किनारे नहीं है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है और ये पाकिस्तान में। क्लियर है? तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सिंधु सभ्यता को रखा गया है किस युग में? यहीं से प्रश्न बनता है कि भैया सिंधु सभ्यता को हम किस युग में रखेंगे, सिंधु सभ्यता को हम किस युग में रखने वाले हैं। तो प्रश्न यहां से आपका देखिए बनेगा, आप बताएंगे इसको कांस्य युगीन सभ्यता में रखते हैं। क्यों? क्योंकि सिंधु वासियों ने कांसा बनाना सीखा था, है ना। कांसा बनाना सीखा था, उनको आता था, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, ठीक। एक प्रश्न और पूछता है कि सिंधु सभ्यता को इतिहास के किस भाग में रखेंगे? ऐतिहासिक या आध ऐतिहासिक या
प्रागैतिहासिक, है ना। सिंधु सभ्यता को किस भाग में रखेंगे? तो सिंधु सभ्यता को हम प्राग ऐतिहासिक में रखते हैं। क्यों रखते हैं? देखिए, प्राग ऐतिहासिक में होता है क्या कि चीजें लिखी तो गई हैं बट पढ़ी नहीं जा पाई हैं। तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वह पढ़ी नहीं गई है, इसलिए इसको प्राग ऐतिहासिक में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, हमने बता दिया है कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया है। तो खोज करता है दयाराम साहनी और वर्ष 1921 में। ठीक ना, वर्ष 1921 में। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का जो काल का निर्धारण है, देखिए सामान्य काल इसमें सारे इतिहासकार ने अलग अलग मत दिए हैं, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं जो इसका काल निर्धारण हुआ है वह हुआ है 2350 ईस्वी पूर्व से 2350 ईस्वी पूर्व से, है ना, ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। ये वाला काल सबसे उपयुक्त है माना गया है। ठीक ना, तो ये आपको ध्यान देना है। चलिए, इतनी बातें आपको कम से कम याद रखनी थी। चलें आए आगे। देखिए आगे ये प्रश्न पूछता है कि सर्वप्रथम जो इसका निर्धारण हुआ सिंधु सभ्यता का जो काल का वह हुआ था उर और किस। तो यही सवाल पूछता है कि उर और किस क्या है। तो उर और किस जो है ना वह मुद्राएं हैं, सिक्का है ना, मुद्रा है। और इसी जो प्राप्त हुआ ये मेसोपोटामिया में, इसी के मिले मुद्रे के आधार पर जो सिंधु सभ्यता का काल का जो है वो निर्धारण हुआ था। तो प्रश्न आपसे ऐसे नहीं पूछता है, सवाल आपसे पूछता है कि उर और किस क्या था। तो आप बताएंगे ये तो मुद्रा था और इसी से जांच किया गया, है ना। कार्बन डेटिंग और यूरेनियम डेटिंग आप जानते हैं ना, आयु ज्ञात करने के लिए, किसी चीज की आयु ज्ञात करने के लिए इन दोनों पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो इस विधि का प्रयोग करके और इसका निकाला गया। सर्वमान तिथि आपको 23.5, यहाँ 24 है बट सर्वमान 23.5 से 17.5 आप मानिएगा। सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। नोट करिएगा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो सिंधु सभ्यता के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये एक नगर के रूप में था, है ना। और यहाँ जो भी व्यवस्थाएं थी, चाहे सड़कें हों चाहे नाले हों, मतलब एकदम व्यवस्थित थी, इसलिए इसको सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट नोट करिएगा। जो एग्जाम में पूछा जाता है वो सवाल आपको ये पूछेगा कि सिंधु सभ्यता के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है। तो सिंधु सभ्यता का निर्माता किस जाति को कहते हैं? तो भूमध्य सागरीय, है ना, या मेडिटेरियन जाति को। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि सिंधु सभ्यता का जन्मदाता या निर्माता, तो बताएंगे मेडिटेरियन जाति को सिंधु सभ्यता का निर्माता कहा जाता है। पॉइंट को नोट कर लीजिए, फिर इसको पढ़ लीजिए। सिंधु सभ्यता का निर्माता मेडिटेरियन जाति को कहा जाता है। लेकिन यहां एक सवाल और पूछता है कि सिंधु सभ्यता में मतलब सबसे पहले कौन प्रजाति आई, तब आप बताएंगे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, है ना। अगर आने की बात पूछे कि सिंधु क्षेत्र में, देखिए सिंधु क्षेत्र में आने वाली प्रथम प्रजाति कौन थी, तो बताएंगे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। ठीक, लेकिन निर्माता कहे तो निर्माता बताने वाले हैं आप क्या, निर्माता आप मेडिटेरियन जाति बताने वाले हैं। लेकिन सिंधु क्षेत्र में आने वाली जरूरी नहीं है कि जो पहले आया वह निर्माता हो, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, है ना। निर्माता किस आधार पर इन्होंने डिसाइड किया है कि भैया निर्माता हैं, जब इसके बारे में आप जानेंगे तब आपको पता चलेगा कि भैया आया पहले प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, है ना, सिंधु क्षेत्र में, लेकिन निर्माता अगर कहें हम तो किसको कहेंगे, मेडिटेरियन को कहेंगे। दोनों सवाल महत्वपूर्ण है, तो इन दोनों सवालों को आपको एकदम बढ़िया से याद कर लेना होगा। चलिए आइए, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो लिपि चित्राक्षर थी। कहीं कहीं आपको लिखा मिलता है भाव चित्रात्मक। ये जो सिंधु सभ्यता की लिपि थी ना, जैसे अभी हम लिखे हैं ये काखा गधा, ऐसे नहीं थी, इमेज बना होता था, घोड़ा गधा मछली, ये ऐसे तीर धनुष बाण, मतलब जो भी हो इमेज बना रह रहा था।
तो इसकी जो लिपि थी वह चित्राक्षर थी या भाव चित्रात्मक भी आप कह सकते हैं। इसके लिपि में जो सबसे ज्यादा जो अगर हम कहें कि जो अभी हम एबीसीडी पढ़ते हैं तो एबीसीडी में एक लेटर है यू, है ना, ऐसे आप लिखते हो यू। तो जब सिंधु सभ्यता की जो लिपि है उसमें यू आकार का चित्र बहुत प्रयोग किया गया। तो ये भी पूछता है कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि है उसमें अल्फाबेट के किस अक्षर का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है, तो यू आकार का बताएंगे। और किस जीव का पूछे तो मछली बताएंगे। दोनों पॉइंट याद कर लीजिएगा, मछली चित्र में और एबीसीडी वाले में तो यू का आकार का प्रयोग किया है, तो दोनों ध्यान देना है। चलिए अब देखते हैं कि सिंधु सभ्यता, अच्छा ये सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ है। बहुत सारे लोग तो यही जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान में, लेकिन अफगानिस्तान के भी कुछ क्षेत्रों में इसका विस्तार है, वो याद रखने वाली बात है। कौन सा है, दो महत्वपूर्ण है, उसका नाम याद रखिएगा, मुंडीगाक और सुतुगुई। दोनों याद रखिएगा, मुंडीगाक और सुतुगुई, ये दोनों जो है वह अफगानिस्तान में है। या ऐसे पूछ सकता है कि मुंडीगाक कहाँ में है, भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको मतलब पता रहेगा तब आप इसका आंसर कर पाओगे कि मुंडीगाक और सुतुगुई ये दोनों जो स्थल है यह कहाँ में है, तो यह आपके अफगानिस्तान में। देखिए लगभग 1500 यानी कि लगभग 1500 स्थल खोजे जा चुके हैं सिंधु सभ्यता के। आप 8 ही 10 पढ़ते हो, लेकिन जो छोटे छोटे और अलग अलग क्षेत्रों में मिला है, कुल मिलाकर के संख्या जो हो गई है वो 1500 हो गई है, तो ध्यान देना है ये। चलिए हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। देखिए सिंधु सभ्यता के स्थल जो पाकिस्तान में है, भारत का तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन पाकिस्तान में भी जो है उसको पढ़ना है। क्यों? क्योंकि जब सिंधु सभ्यता की खुदाई हुई थी उस समय भारत और पाकिस्तान अलग नहीं बल्कि संयुक्त था, एक था। तो इस लिहाज से पढ़ना जरूरी है और एग्जाम में यहाँ से सवाल भी पूछे जाते हैं। तो आइए सिंधु सभ्यता का स्थल जो पाकिस्तान में है, यूं तो बहुत सारे स्थल हैं पाकिस्तान में, लेकिन हम उसी को विशेष रूप से पढ़ेंगे जहां से सवाल एग्जाम में ठहरते हैं, एग्जाम में आते हैं। तो आइए तो पहला जो जगह है वो सुतकांगेडोर, याद रखिएगा। ऐसे दे सकता है कि इनमें से कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थल भारत में नहीं है, तो ध्यान देना है सुतकांगेडोर। और दूसरा है सुतकाकोह, यहाँ पर सुतकाकोह। तीसरा है मोहनजोदड़ो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसको ध्यान देना है। एक और जगह है चनहुदरो, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। आमरी भी है और कोटदीजी भी है और हड़प्पा भी है ना। इसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है, जहां से सबसे ज्यादा सवाल आता है वो आता है मोहनजोदड़ो से, फिर आता है हड़प्पा से, थोड़ा बहुत चनहुदड़ो से भी आता है। तो इन तीनों पर हमारी नजर विशेष रूप से रहने वाली है। बाकी सुतकांगेडोर, सूतकाको, है ना, आमरी, कोटदीजी, हड़प्पा जानी गए, कालीबंगा नहीं है, चनहुदड़ो है और मोहनजोदड़ो है। ठीक, तो इतना आपको ध्यान देना है। अब आते हैं कि अगर सिंधु सभ्यता की बात करोगे आप इसके आकार का, तो ये लगभग आकार आपको दिखाई देगा त्रिभुजाकार, संपूर्ण अगर भारत और पाकिस्तान को मिला लिया जाए तो, है ना। तो एक आपका उत्तर हो जाएगा, फिर एक दक्षिण हो जाएगा, एक ये पश्चिम हो जाएगा और एक पूरब, है ना। ये 4 पॉइंट हमने बनाए हैं, हालांकि है त्रिभुजाकार लेकिन पॉइंट आपको 4 बनेंगे। अब इसको देखिए, ये त्रिभुजाकार का मतलब ऐसे है, इस प्रकार है, समझने के लिए मैं बता दूं। देखिए ये ऐसे है और ऐसे है, तो ये कुल मिला करके ना ये ऐसे मान लिया जाएगा, ये त्रिभुजाकार। चतुष्कोणीय नहीं कहेंगे, त्रिभुजाकार है। अब एग्जैक्ट ऐसे लकीर तो खींचा हुआ नहीं है, बट जो मतलब शेप है वो त्रिभुजाकार ही बना हुआ है। तो यहां से प्रश्न पूछता है, जो ध्यान दीजिएगा, सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल। देखिए अगर आपको मैप का थोड़ा बहुत ज्ञान है तो ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है, फिर ये पूरब होता है और ये पश्चिम होता है ना। तो सबसे उत्तरी स्थल जो है, सबसे नॉर्थ पॉइंट है सिंधु सभ्यता का, वह है भैया मांडा। वह कौन है? वह है
मांडा, ध्यान रखिएगा। अब पूछेगा मांडा किस नदी के किनारे है, आप पूछेगा सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल किस नदी के किनारे है, तो आप बताएंगे उत्तरी स्थल है मांडा, चिनाब नदी के किनारे। क्लियर होगा, तो बहुत अच्छे से इसको आपने कर लिया। अब उत्तरी के बाद हम आते हैं दक्षिणी, तो दक्षिणी जो है वो महाराष्ट्र में है और यह पड़ता है दाइमाबाद में। कहां पड़ता है? दाइमाबाद महाराष्ट्र, ठीक ना, दाइमाबाद महाराष्ट्र। अब ये पूछता है कि सिंधु सभ्यता का जो सबसे दक्षिणी स्थल है वो किस नदी के तट पर है, तो देखिए उत्तरी जो है वो गोदावरी नदी के तट पर है, दक्षिणी जो है उत्तरी जो है वो चिनाब नदी मांडा, दक्षिणी जो है वह गोदावरी नदी दाइमाबाद महाराष्ट्र में है। अब आते हैं पूर्वी, सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल जो है वो आलमगीरपुर है और हिंडन नदी के किनारे है। पूर्वी कहां में? आलमगीरपुर, हिंडन नदी के किनारे। और पश्चिमी सुतकांगेडोर, पश्चिमी जो है वो सुतकांगेडोर और किस नदी? दासक नदी। आपको मैं पहले बता चुका हूं सुतकांगेडोर कहां में है, सुतकांगेडोर जो है वो पाकिस्तान में है। तो सबसे पश्चिमी स्थल पाकिस्तान हो गया, पूर्वी जो हो गया वो हो गया आलमगीरपुर, हिंडन नदी। क्लियर है ना, ये दासक नदी के किनारे है। तो इतनी बातें आपको कम से कम ध्यान में रखनी हुई, ठीक। चलें, इसको मिटाता हूं मैं, जो काम की चीजें हैं उसको छोड़ता हूं, उसको मिटाता हूं। चलिए आइए, सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था, मैं यहां पर आपको बता दिया कि सिंधु सभ्यता, देखिए दो चीज पूछता है, सिंधु सभ्यता का आकार बताएंगे त्रिभुजाकार, और सड़कें जब पूछे तो बताएंगे सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, है ना, सड़कें समकोण पर काटती थी, लेकिन सिंधु सभ्यता का पूरा आकार जो था वो त्रिभुजाकार था। अभी हम सिंधु सभ्यता में आगे देखने वाले हैं कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से क्या क्या प्राप्त हुआ है और किस स्थल को किसने खोजा है, वहां के विशेष बातें हम लोग देखेंगे जो एग्जाम के लिहाज से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। सिंधु सभ्यता का स्थल जो सिंधु सभ्यता से पहले भी था और सिंधु सभ्यता समाप्त होने के बाद भी वो स्थल रहा, वह था सुरकोटदा, धौलावीरा, राखीगढ़ी और मांडा। ये चारों जगह जो हैं, सुरकोटदा, धौलावीरा, राखीगढ़ी और मांडा, ये सिंधु सभ्यता से पहले भी और सिंधु सभ्यता के बाद भी था, तो ये भी पॉइंट याद रखना है। चलिए, पूछता है सिंधु सभ्यता में सड़कें जो थी वह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये प्रश्न पूछता है कि ये जो ईंट का रेशियो है, सिंधु सभ्यता में जो घर बने थे, जो ईंट बना था उसका अनुपात क्या था, तो 1:2:4, ठीक ना, ये ईंट का अनुपात था। वहीं अगर तौल की इकाई पूछता है कि सिंधु सभ्यता में जो तौल, वजन तौलने की जो इकाई थी वह 16 के अनुपात में थी, है ना, किसके अनुपात में? 16 के अनुपात में, वजन वाला, तो ध्यान रखिएगा। हड़प्पावासी कह लीजिए या सिंधुवासी कह लीजिए, कांसा, सोना, चांदी से परिचित थे, लेकिन इनको लोहा का ज्ञान नहीं था। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। पूछता है कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो अपरिचित थे, किससे अपरिचित थे, तो आप बताएंगे कि ये जो थे वो लोहा के बारे में ये नहीं जानते थे, लोहा का ज्ञान इनको नहीं था। आइए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं प्रश्न। इनका नगर दो भागों में विभक्त था, एक पश्चिमी और एक पूर्वी। सिंधु सभ्यता का एकमात्र नगर जो दुर्गीकृत नहीं था और वो था चनहुद्रो। तो इंपॉर्टेंट है, चनहुद्रो कहाँ में है, मैं बता चुका हूं कि चनहुद्रो जो है यह पाकिस्तान में। सिंधु सभ्यता के लगभग सारे नगर जो थे वह दुर्गीकृत थे सिवाय चनहुद्रो के, यह दुर्गीकृत नहीं था, यहाँ किला नहीं बना हुआ था, है ना, बाकी हर जगह किला बना हुआ था, किला था ऊंचे पर और बाकी लोगों को रहने के लिए नीचे पर, तो ऐसे बना हुआ था। लेकिन चनहुद्रो था वो दुर्गीकृत नहीं था, दुर्ग नहीं बना हुआ था, उसका घेराबंदी नहीं था, ठीक ना। अब आइए, जो जो इंपॉर्टेंट स्थल हैं किसने खोजा और वहां से क्या क्या चीजें प्राप्त हुई हैं, इसको मुख्य रूप से आप जरूर लिखेंगे। चलिए अब आते हैं हड़प्पा। हमने पहले चर्चा कर लिया है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में है और खोजा किसने है, तो दयाराम साहनी ने, ठीक। चलिए,
हड़प्पा जिला है मोंटगोमरी, जो वर्तमान में साहिवाल जिला, रावी नदी के बाएं तट पर है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। पॉइंट को नोट करिएगा, पूछेगा सीधा एग्जाम में कि सिंधु सभ्यता का सेकंड लार्जेस्ट स्थल या दूसरा सबसे बड़ा स्थल सिंधु सभ्यता में, पूरे सिंधु सभ्यता में दूसरा सबसे बड़ा स्थल। तो दूसरा सबसे बड़ा स्थल जो बताएंगे, जो सबसे पहले खोजा गया, वह दूसरा सबसे बड़ा स्थल हुआ सिंधु सभ्यता का। पूरे ओवरऑल की अगर बात करोगे सिंधु सभ्यता की, आगे हम लोग पढ़ेंगे भारत का, और पूरे मतलब भारत पाकिस्तान मिलाकर के सब कुछ हम जानने वाले हैं। तो ये हो जाता है हड़प्पा। अनाज कूटने के चबूतरे यहीं से मिले हैं। एक चबूतरा मिला है जिस पर अनाज कूटा जाता था। क्या कूटा जाता था? अनाज कूटा जाता था। वह हड़प्पा से ही मिला है। हड़प्पा कहाँ में है जानते हो आप? पाकिस्तान में है। ठीक, चलिए हड़प्पा से और क्या क्या मिला है? तो ताबूत में एक शव मिला है। ताबूत जैसे कोई मर गया तो उसको बॉक्स में पैक करके और ऐसे दफन किया गया, तो ये ताबूत में शव मिला है। एक कमरे का बैरक भी मिला है लोगों को रहने के लिए। जैसे आप पुलिस में भर्ती हो जाओगे तो आप बैरक में ही ट्रेनिंग में आपको रखा जाएगा, या पुलिस थाने पर जाओगे तो आपको बैरक मिलेगा। बैरक में मतलब एक में बहुत सारे लोग का बिस्तर लगा होता है, तो ऐसे सोने के लिए बना होगा। तो एक कमरे का बैरक भी मिला है। 6 अन्न भंडार की 2 कतार मिली है। अन्न भंडार, 6 अन्न भंडार, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये सब में अनाज रखा जाता था, और ये 2 कतार ऐसे मिला है 6 अन्न भंडार की। अच्छा, एक तो अन्नागार स्नानागार जो मिला है मोहनजोदड़ो में, वो अलग है, यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। ये 2 कतार वाला जो है ये हड़प्पा में मिला है, ठीक ना। यहाँ सिंगारदानी प्राप्त हुआ है। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा का एक मुहर प्राप्त हुआ है, ये हड़प्पा से। देखिए एक मुहर मिला है जिसमें चित्र बना हुआ है कि एक महिला है, उसके मतलब गर्भ से ऐसे एक पेड़ निकल रहा है। तो इसीलिए ये भी कहा गया कि हड़प्पा जो सभ्यता है यह शायद मातृ सत्तात्मक हो, या मातृ देवी की पूजा करते हो यहाँ, क्योंकि कहीं ऐसा नहीं मिला है पुरुषों के लिए, लेकिन माता को स्त्री के गर्भ से मिला है तो उसको पूजनीय समझा जा सकता हो, ऐसा अनुमान लगाया गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये वाला पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा ऐसा एक मुहर मिला है, तो बताएंगे ऐसा जो मिला है वो मिला है हड़प्पा से। क्लियर? चले आगे, आ जाइए आगे। सिंधु सभ्यता थोड़ा सा लंबा है, डिटेल में है, बाकी एक बार आप पढ़ लोगे तो फिर दोबारा मतलब कहीं और से इसको फिर कवर करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ यहां से आपका क्लियर हो जाएगा, छोटे बड़े सब एग्जाम। आइए अब आते हैं हम लोग दूसरा पॉइंट जो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है ना, गिरो मत भाई। मोहनजोदड़ो भी कहाँ में है? पाकिस्तान में है, और यह सिंध प्रांत लरकाना जिले में है। सिंधु नदी के ये दाहिने तट पर है। वो हड़प्पा कहाँ था? बाएं तट पर था, ये दाहिने तट पर है। यह सिंधु नदी के किनारे है, पाकिस्तान में है। वो मोंटगोमरी जिला था, यह लरकाना जिला है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। जो हड़प्पा था यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। जी हाँ, सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर था हड़प्पा। पहला कौन आएगा? तो पहला आएगा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, तो ये हो जाएगा भैया मोहनजोदारो या मोहनजोदड़ो। ये सबसे बड़ा नगर है सिंधु सभ्यता का। दूसरा कौन था? तो हड़प्पा था, दोनों आप जान गए, ठीक ना। सबसे ज्यादा जनसंख्या पूछे कि सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक जनसंख्या किस नगर की थी, तब भी आपको बताना है मोहनजोदड़ो। यह भी आपका क्लियर हो ही गया होगा। आइए, मोहनजोदड़ो को भूतों का टीला, मृतकों का टीला, है ना, प्रेतों का टीला भी कहा जाता है। इसे सिंधु का बाग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंधु का बाग भी इसे
कहा जाता है। ध्यान दीजिए। इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज राखाल दास बनर्जी 1922 में। देखिए, हड़प्पा की खोज वर्ष 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, लेकिन मोहनजोदड़ो की खोज अगले साल मतलब 1 साल बाद किसके द्वारा? राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया है। अब देखिए, जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज्यादा यहां से छपता है, वो है ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्थल विशाल स्नानागार, ठीक, पक्की ईंट का फर्श बना था, मतलब बहुत बड़ा जलाशय कहिए इसको, बहुत बड़ा जलाशय, सबसे बड़ा जलाशय यही था जो मोहनजोदड़ो से मिला था। पूरे सिंधु सभ्यता का विशाल जलाशय मोहनजोदड़ो से मिला था। एक चीज और मिला था, अन्नागार। यह पूरे सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत अगर पूछे, देखिए ऐसे पूछता है एग्जाम में कि इनमें से कौन सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी? स्नानागार, अन्नागार, बैरक, या इनमें से कोई नहीं? तब क्या बताएंगे ऐसे में? तो जो सबसे बड़ी इमारत थी वह अन्नागार ही थी। कौन था? अन्नागार। और ये अन्नागार, अन्नागार मतलब अन्न रखने का घर है ना, यह मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी और यहीं से मिला है, मोहनजोदड़ो से ही मिला है। मोहनजोदड़ो से कोई भी कब्रिस्तान नहीं मिला है, ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो से जो सामग्री प्राप्त हुआ है वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से। वो क्या क्या सामान मिला है? तो नर्तकी कांसे की मूर्ति, एक मूर्ति मिली है नर्तकी मतलब नृत्य की मुद्रा में, और वो कांसे की है, कांसा है ना, कांसे की। यहां से सूती कपड़ा भी मिला है। एक दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति मिली है जिससे कहा गया है कि ये कोई पुजारी है ना, एक पुजारी दाढ़ी रखा हुआ है, ऐसा मूर्ति मिला है जो दाढ़ी रखा हुआ है, तो ये अनुमान लगाया कि हो सकता है ये पुजारी हो। लेकिन कहीं भी मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। पुजारी का तो मिला, दाढ़ी रखने से लगाया गया अनुमान कि हो सकता है ये पुजारी हो, लेकिन मंदिर के कहीं भी अवशेष नहीं मिले हैं, मंदिर के कहीं भी प्रमाण नहीं मिले हैं। तो पूछ सकता है ऐसे एग्जाम में कि बताइए सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मंदिर के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन भी देगा आपको, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलागिरा, और इनमें से कोई नहीं। तब क्या बताएंगे? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन दाढ़ी वाले व्यक्ति मिले हैं मोहनजोदड़ो से। आइए, पशुपति शिव की मोहर, ये इंपॉर्टेंट है, त्रिमुखी है, ये 3 मुख है। पशुपति शिव का मोहर मिला है भी मोहनजोदड़ो से, 3 मुंह वाला है। इस पर देखिए एक और हाथी है, बाघ है, गैंडा है। हाथी, बाघ, गैंडा है, भैंस है और हिरन है। पूछता है कि सिंधु सभ्यता में जो पशुपति की मूर्ति मिली है उसमें कौन सा जानवर नहीं है? तो याद रखिएगा, हाथी, बाघ, गैंडा, हिरन और भैंस। हाथी, बाघ, गैंडा, हिरन और भैंस, 2 हिरन है नीचे, ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। ये भी पूछेगा कि इनमें से किसे सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा जाता है, लोथल को कि हड़प्पा को कि मोहनजोदड़ो को? तो क्या बताने वाले हैं? जुड़वा राजधानी मोहनजोदड़ो को। क्लियर? क्लियर। आइए लोथल, अब आते हैं लोथल के बारे में। हमने हड़प्पा देख लिया, हमने मोहनजोदड़ो देख लिया। हड़प्पा में क्या क्या मिला है वो भी हमने देखा, मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिला है वो भी हमने देखा। अब आते हैं हम लोग लोथल में क्या क्या मिलने वाला है उसको हम देखते हैं। लोथल, यह पहले तो जान लीजिए कि यह अपने भारत में है। कहाँ में है? भारत में है। भोगवा नदी के किनारे है ना। और राज्य कौन सा है? तो ये है गुजरात। भारत में है लोथल, भोगवा नदी के किनारे, गुजरात में। तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। आइए, इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल को लघु हड़प्पा मतलब लघु छोटा है ना, या लघु मोहनजोदड़ो यानी लघु छोटा हड़प्पा या छोटा मोहनजोदड़ो, इसे लोथल को कहा जाता है। ये भारत में, वो दोनों पाकिस्तान में था। इसको किसने खोजा?
जैसे आपने वहां दो लोगों का नाम सुना, राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने। उसी प्रकार से लोथल की खोज 1954 में रंगनाथ राव ने, गुजरात के अहमदाबाद जिले में। मैं नदी पहले बता चुका, भोगवा नदी के किनारे है। लोथल के पूर्वी भाग से एक गोदीवाड़ा यानी बंदरगाह का प्रमाण मिला है। तो पूछता है कि कौन सा भाई बंदरगाह वाला नगर है, तो बताएंगे लोथल है। आगे हम और भी चर्चा करेंगे कि लोथल के अलावा और कहां कहां बंदरगाह था, क्योंकि बीपीएससी में एक बार पूछा गया था कि इनमें से कौन सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर नहीं है ना, ऐसे पूछा था प्रश्न। तो ध्यान देना है, देखना है। चलिए, लोथल से क्या क्या मिला है, तो 3 युगल समाधि। युगल समाधि मतलब, युगल मतलब पति पत्नी दोनों समाधि ले ली, जोड़े में समाधि ले लिया गया है ना, तो ऐसा प्रमाण मिला है। सती प्रथा का भी अनुमान लगाया गया है कि भाई पति मरा होगा तो साथ में जाके उसकी पत्नी भी सती हो गई, तो ये भी लोथल से ही मिला है, ठीक ना। आटा चक्की की मशीन भी मिला है। अग्निवेदी, ये तो लोथल से भी मिला है और कालीबंगा से भी मिला है। अग्निकुंड, अग्निवेदी, है ना। एक मृदभांड प्राप्त हुआ है जिस पर पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी का चित्र दर्शाया गया है। आपने पंचतंत्र की कहानी पढ़ी है ना, चालाक लोमड़ी? नहीं पढ़ी है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बता देता हूं। जैसे एक कौवा होता है, कौवा अपने मुंह में रोटी दबाए रहता है। नीचे से लोमड़ी देखता है कि कौवा तो रोटी लिए हुए है, अब लोमड़ी को लग रही थी भूख। ये सोचा कि कैसे इससे रोटी लिया जाए। अब लोमड़ी तो नीचे है, कौवा ऊपर है, पहुंच भी नहीं सकता है। तो लोमड़ी दिमाग का बहुत तेज होता है, सोचा कि कुछ करता हूं। कौवा को कहा कि कौवा कौवा, सुनने में आया है तुम गाते बहुत अच्छा हो। तो कौवा में फूला नहीं समाया। अच्छा, आप लोगों को भी ऐसा ही है, कोई झूठी तारीफ कर देना तो फूले नहीं समाते हैं। लोमड़ी भी वही किया, झूठी तारीफ कौवा का करने लगा। कौवा की तो जानते ही है, कांव कांव फटा हुआ आवाज। कौवा और न देखा था, कहा हाँ गाता तो हूं। तो कहा जरा कुछ सुनाओ। और जैसे ही बोला कांव, रोटी के नीचे, लोमड़ी लेके फरार। तो ऐसा ही एक चित्र बनाया गया है कि ऊपर पेड़ पर बैठा है कौवा रोटी मुंह में दबाए हुए और नीचे लोमड़ी निगाहें लगाए हुए। तो ये पंचतंत्र की कहानी का चित्र एक दर्शाया गया है, वो लोथल से ही दर्शाया गया है। ध्यान दीजिएगा, कहां से? लोथल से ही दर्शाया गया है, चालाक लोमड़ी। चलिए आगे, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूं। चलिए, कालीबंगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे है ना। कालीबंगा का मतलब क्या होता है? कालीबंगा मतलब होता है काले रंग की चूड़ी। ऐसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कालीबंगा का मतलब, तो काले रंग की चूड़ियां। राजस्थान में है, ये गंगानगर जिले में है ना। इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष ने किया है। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने वर्ष 1951 में। लोथल की खोज 1954 में रंगनाथ राव ने देखा आपने, लेकिन कालीबंगा उसे पहले ही खोजा गया था और यह 1951 में खोजा गया था, ठीक ना। यह सरस्वती एवं दुष्दती नदी के बीच का क्षेत्र था। कालीबंगा से क्या क्या मिला है? तो जूता हुआ खेत, ये तो लोथल से भी मिला है। आयताकार अग्निकुंड, अग्निवेदी भी मिला है, लेकिन यहां जो मिला है वो आयताकार मिला है, मतलब रेक्टेंगुलर मिला है, आयत के आकार का अग्निकुंड मिला है। कहां से? कालीबंगा से। कालीबंगा से शव विसर्जन की तीनों विधि, तीनों विधि का मतलब, एक दफन करना, एक जलाना और एक विसर्जन करना, तो तीनों विधि का प्रमाण मिल गया है कालीबंगा से, ठीक। यहां से भी युगल समाधान मिला है। अंडाकार कब्र पूछता है कि अंडाकार कब्र कहां से मिला है? अंडाकार कब्र है ना, कब्र कब्र जो मिला है वो अंडाकार मिला है, तो वो भी मिला है कहां से? आपका कालीबंगा से। चलिए, शल्य क्रिया का प्राचीनतम उदाहरण भी मिला है। एक बच्चे के खोपड़ी में 6 छेद किया गया है, मतलब मृत बच्चा, उसके खोपड़ी में 6 छेद किया गया है, खोपड़ी में छेद मिला है। तो ऐसा अनुमान लगाया कि हो सकता है शल्य क्रिया भी जानते हो, तो इसका भी प्रमाण कालीबंगा से ही मिला है, ध्यान रखिएगा। कालीबंगा से
कालीबंगा के जो मकान बने होते थे वो कच्चे ईंट के बने होते थे। भूकंप का साक्ष्य भी कालीबंगा से मिला है। ठीक है, कालीबंगा से सूती वस्त्र में लिपटा हुआ एक उस्तरा मिला है। कालीबंगा से लिंग एवं योनि के प्रतीक मिले हैं, अग्निवेदी में बता चुका हूं। इतनी बातें ध्यान रखना है। वनवाली ये हरियाणा के हिसार जिले में है, सरस्वती नदी के किनारे है। इसकी खोज R.S. विष्ट ने 1974 में की। यहां से मिट्टी का हल और जौ का प्रमाण मिला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। अब आते हैं धौलावीरा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह गुजरात के कच्छ जिला में है। वर्ष 1967-68 में जेपी जोशी ने इसको खोजा है। धौलावीरा इंपॉर्टेंट है, कहां में है? गुजरात के कच्छ जिला में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय हड़प्पाई स्थल यही है। यूनेस्को जितने भी भारत में सिंधु सभ्यता के स्थल है उसमें धौलावीरा पहला स्थल है जो कि यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ है। धौलावीरा का अर्थ ही होता है सफेद कुआं। यह नगर आयताकार था। भारत में सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। देखिए, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर तो मोहनजोदड़ो, ओवरऑल पूरे भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान मिलाकर। दूसरा सबसे बड़ा पूरे ओवरऑल तो वो था हड़प्पा। लेकिन अब भारत में सबसे बड़ा कहें तो भारत में ये तो दूसरा सबसे बड़ा है धौलावीरा। सबसे बड़ा तो सबसे बड़ा आपका राखीगढ़ी है, भारत का राखीगढ़ी। वहीं भारत और पाकिस्तान दोनों को मिलाएंगे तो मोहनजोदड़ो। भारत का दूसरा धौलावीरा, और दोनों को अगर मिलाएंगे तो वो हो जाता है हड़प्पा। ठीक, यहां से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं धौलावीरा से। लेकिन 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 घोड़े के बारे में ये कहा जाता है कि सिंधु वासियों को घोड़े का ज्ञान नहीं था या घोड़ा नहीं पालते थे, लेकिन अवशेष प्राप्त हुआ है। तो ये कहा गया कि हो सकता है मेसोपोटामिया से व्यापार करते थे तो वहां से लोग घोड़ा वोड़ा लाए हों। इनको तो जानकारी नहीं थी, घोड़े के बारे में पालते नहीं थे। हो सकता है वो लोग लाए हों, मरा उरा हो, ऐसा कहा गया। ध्यान रखिएगा। चलिए, हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम यानी कीड़ा घर मिला है धौलावीरा से। यहां से एक नेवले का पत्थर मिला है और एक गिरा हुआ साइन बोर्ड भी मिला है। ध्यान रखिएगा, एक नेवले का पत्थर भी मिला है और यहां से भी विशाल जलाशय मिला है। यहां से गिरा हुआ साइन बोर्ड भी मिला है धौलावीरा से। सिंधु सभ्यता का अन्य प्रमुख स्थल जो जानने योग्य है, नौसारों से क्या मिला है? स्त्री की मूर्ति मिली है जिसमें मांग में भरे हुए सिंदूर है। स्त्री मतलब सिंदूर का इतिहास बड़ा पुराना है, ये आप जान लीजिए। सिंधु का इतिहास बड़ा पुराना है सिंदूर का। आइए, सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर। अब सिंधु सभ्यता का वो कौन कौन सा नगर है जहां बंदरगाह था? सिंधु सभ्यता का वो कौन कौन सा नगर है जहां बंदरगाह था? ऐसे तो सामान्यतः आप यही जानते हो कि केवल लोथल जानते हो, लेकिन और भी जान लीजिए। ये पॉइंट नोट करिएगा। सूतकांगेडोर, लोथल तो है ही गुजरात में, सुत और सुत दोनों है। सुत का कोह भी है, ये भी बंदरगाह है। बालाकोट भी बंदरगाह है, कुंतासी भी बंदरगाह है और अल्लादीनो भी बंदरगाह है। ये कम से कम 6 के 6 आपको याद रहने चाहिए। सुत वाला दोनों है, लोथल आपको याद ही है, ठीक ना, तीनों याद है। बालाकोट भी आपको याद कर लेना है, बालाकोट और कुंतासी और अल्लादीनो, ये दोनों आपको खाली ऐड करना है तो 6 के 6 आपको याद हो जाएगा। देखिए, सिंधु सभ्यता में एक जगह है हड़प्पा, वहां से स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण भी मिला है। तो ये भी पूछ सकता है कि भाई जो स्वास्तिक चिन्ह है यह कहां से मिला है? तो ये हड़प्पा से ही मिला है स्वास्तिक चिन्ह। तो ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है परीक्षा में। आमरी भी एक जगह है, यहां से बारहसिंगा का प्रमाण मिला है। चलिए, रोपड़ भारत के पंजाब में सतलज नदी के बाएं तट पर खोजा है जगदत्त शर्मा ने 1953-56 के बीच। रोपड़ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला है वो मिला है क्या? आदमी के साथ कुत्ते को भी दफन कर दिया गया है। इसको याद करना बड़ा आसान है। जब खोजने गए कौन? जगदत्त शर्मा, तो इन्होंने देखा कि यहां तो एक आदमी के साथ कुत्ते को भी दफन कर दिया गया है और यह देखकर वो रो पड़े।
बस रो पड़े से याद आ गया रोपड़, है ना, कि अरे यार आदमी और कुत्ता में इतना प्रेम कि सिंधु सभ्यता में भी ऐसा प्रेम था, दोनों को साथ में दफन। तो ये रो पड़े, रोपड़ आपको याद रखना है। हालांकि ऐसा रोए हुए नहीं थे, मतलब याद रखना है आपको। राखी गढ़ी, हरियाणा का जिंद जिला, घग्गर नदी के किनारे, खोज करता 1969 में सूरजभान से। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है भारत में। और दूसरा सबसे बड़ा स्थल भारत में तो धौलावीरा। पहला यह राखी गढ़ी आपको बता चुका। रंगपुर या अहमदाबाद जिला में, भादर नदी के किनारे, 1954 में। खोज करता RS राव, इतना याद रखना है। रंगपुर से धान की भूसी मिली है। सुरकोतदा गुजरात के कच्छ जिला में है, 1964 में खोजा गया है। JP जोशी ने खोजा। यहां से घोड़ा के अस्थि पंजर मिला है, बाकी घोड़ा का प्रमाण नहीं है, खाली पंजर मिला है, लेकिन ये नहीं कहा गया है कि ये घोड़ा पालते थे, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। आलमगीरपुर भारत सेवक समाज के द्वारा खोजा गया है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए, जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो जान लीजिए। ये शाकाहारी भी थे, मांसाहारी भी थे। सिंधु सभ्यता की आर्थिक जीवन का प्रमुख जो आधार था वो कृषि और पशुपालन था। एक जगह है चनहुदड़ो, जो मैं पहले ही बता चुका हूं, पाकिस्तान में है, इंपोर्टेंट है। चनहुदड़ो से क्या क्या मिला है? यहां से लिपस्टिक मिला है, बैलगाड़ी मिला है, इक्का गाड़ी मिला है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पंजा का निशान मिला है एक ईंट पर। कहां से? चनहुदड़ो से। तो ऐसा पूछ सकता है, इक्का गाड़ी चनहुदड़ो से पूछ सकता है। मानव बलि के प्रमाण चनहुदड़ो से। 4 व्हीलर गाड़ी का भी मॉडल मिला है चनहुदड़ो से ही। चनहुदड़ो से बैलगाड़ी, इक्का गाड़ी जाने गए। तांबा का एक कुत्ता भी मिला है। दाइमाबाद से कांसे का रथ मिला है, जिसे एक नग्न मानव चला, एक कांसे का रथ मिला है जो एक नंगा मानव चला रहा है, ध्यान रखिए। आइए, सिंधु सभ्यता से नहर या नाले का कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। मंदिर का भी कोई प्रमाण नहीं मिला है। गन्ना के बारे में भी कोई प्रमाण नहीं मिला है। कपास इनका मुख्य फसल था। सिंधु सभ्यता के जो पशु था, जैसे पूछता है कि किस पशु के बारे में नहीं जानते थे, तो ध्यान दीजिए, सिंधु सभ्यता में जो पशु था वो कौन कौन था भाई? बैल के बारे में जानते थे, गाय के बारे में जानते थे, भैंस के बारे में, बकरी के बारे में, भेड़ के बारे में, गैंडा के बारे में, सुअर के बारे में, कुत्ता के बारे में, बिल्ली के बारे में, गधा, ऊंट, हाथी, बाघ, हिरन, मोर, कुब्बड़ वाला सांड। लेकिन कहीं भी आपको हाथ, ये क्या कहते हैं, घोड़ा का जिक्र नहीं आया। नहीं आया ना, तो ध्यान दीजिएगा। हाथी था, हाथी का निशान आपने देखा था, ये है तो हाथी। सिंधु वासियों का प्रमुख उद्योग क्या था? तो वस्त्र उद्योग था। सिंधु सभ्यता में कुछ, हाँ ये पॉइंट नोट करिएगा, सिंधु सभ्यता में कुछ जो धातुएं थी वो कहां से आती थी, ये पूछता है। तांबा आती थी खेतड़ी राजस्थान से, बलूचिस्तान से भी। टीन आता था अफगानिस्तान से, गोमेद आता था गुजरात से, और सीसा आता था दक्षिण भारत से। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आइए, लाजवर्थ आता था अफगानिस्तान से, चांदी भी अफगानिस्तान से आता था, सोना ईरान से और अफगानिस्तान से आता था। मनके बनाने के कारखाने चनहुदड़ो में भी था और लोथल में भी था। सिंधु सभ्यता का मूलाधार कृषि जानी बता ही चुका हूं, ये भी बाट बता ही चुका हूं 16। सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक केंद्र जो था, जहां बंदरगाह जानते ही हैं आप कि बंदरगाह रहेगा, वहां से व्यापार होगा, सुतकांगेडोर, सुतकाको और लोथल। मेसोपोटामिया में वर्णित मेलुहा जो शब्द जिक्र किया गया है वो सिंधु सभ्यता के लिए किया गया है, और जो ढिलमुल शब्द का जिक्र किया गया है वो फारस की खाड़ी के लिए किया गया है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त अन्य सामग्री में देखते हैं। सिंधु सभ्यता की मुहर बनी होती थी किसकी? तो सेल खड़ी की या सेटेटाइट की बनी होती थी। ये लोथल और देसलपुर से तांबा का मुहर मिला है। जो इंपॉर्टेंट है वो नोट करिएगा, बाकी ये आखिरी पेज है ना, इसको भी थोड़ा सा जान लीजिए। सिंधु सभ्यता के मुहर पर अंकित एक श्रृंगी, मतलब एक सींग वाला पशु, है ना, कुब्बड़ वाला बैल, हाथी, भैंसा, है ना, सिंधु सभ्यता के मुहर पर ये अंकित था। एक सींग वाला पशु, कुब्बड़ वाला बैल, हाथी और भैंसा था। सिंधु सभ्यता में अंग्रेजी के किस अक्षर, ये मैं बता चुका हूं। जीव मछली भी बता चुका हूं। सिंधु सभ्यता की लिपि, हाँ ये पॉइंट नोट करेंगे आप। सिंधु सभ्यता की लिपि जो थी वो दाएं से बाएं, मतलब दाहिने, ऐसे दाहिने से ये बाएं आ रही है, ठीक ना, ऐसे होती थी। एक से अधिक जब पंक्ति होती थी तो फिर पहली दाएं से बाएं और दूसरी बाएं से दाएं।
इसको गोमूत्रिका पद्धति भी कहते हैं। गोमूत्रिका पद्धति देखते हैं, जब गाय ऐसे पेशाब करती है तो आगे जा करके फिर ऐसे धीरे धीरे कम आता है ना, तो ये गोमूत्रिका पद्धति जो है वो कहा गया है। सिंधु सभ्यता का पतन का जो कारण है, अब पतन कराते हैं, इसका जो मुख्य कारण है वह बाढ़ और आर्यों का आक्रमण मुख्य कारण है। ये मैं बता चुका हूं कि यहाँ से मंदिर का प्रमाण कहीं भी नहीं मिला है, लेकिन दाढ़ी वाला एक पुरुष मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। तो आपको इसमें मुख्य रूप से याद क्या क्या करना है, जो भी चीजें मिली हैं उनको कम से कम अवश्य याद कर लिया कि कहां से क्या मिला है, ठीक ना, और कब खोज हुआ है। ये दो चीज कम से कम आपको याद रहना चाहिए। मैं पहले ही कहा था वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, तो चलिए कोई बात नहीं। जो 100+ टॉपिक हैं उसमें से एक टॉपिक आज आपका कवर करा दिया हूं। ऐसे करके एक एक करके आपको लगभग सारे टॉपिक कवर करा दूंगा। अगर इन सारे टॉपिक को आप कर लेते हो अच्छे से, ईमानदारी से, तो नंबर यहां से आसानी से आप उठा पाओगे। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए